हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंस स्पेशल का एक टॉपिक जो कि है नोबेल गैसें और उनके उपयोग। यानी आज की क्लास में हम नोबेल गैसों से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी नोबेल गैसेस हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके उपयोग भी देखेंगे कि उनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। वैसे तो ये टॉपिक है केमिस्ट्री का, बट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं कि जो अलग अलग इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है इन गैसों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो नोबेल गैसें हैं वो क्या होती हैं, नोबेल गैसें कहते किसे। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में या हाई स्कूल में, जो आवर्त सारणी होती है उसी में नोबेल गैसें भी पाई जाती हैं। यानी वे तत्व होते हैं जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्थायी होता है। तो जो नोबेल गैसें हैं उनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये स्थायी होता है। स्थायी का मतलब क्या है, जैसे जो नोबेल गैसें हैं उनमें आती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो ये हमारी नोबेल गैसेस हैं जिनको उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। जैसे देखिए हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 2, यानी इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन केवल और केवल 2 होते हैं। उसी प्रकार से नियॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 10, यानी जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 8, यानी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो यहाँ पर स्टेबल है, स्थायी है। उसी प्रकार से अन्य गैसों का भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसीलिए इन गैसों को अलग रखा गया, एक अलग ग्रुप में रखा गया और इन्हें ही नाम दिया गया नोबेल गैसेस का, यानी उत्कृष्ट गैसेस का। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा जो इंट्रो था उसके बारे में जान लिया। अब हम इसके जो उपयोग हैं, इन गैसेस के जो उपयोग हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले। तो चलिए देखते हैं इसमें। और सबसे पहले जो हमारी गैस है वो है हीलियम। यानी सबसे पहले हम हीलियम गैस के बारे में पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो जो हीलियम गैस होती है इसका उपयोग किया जाता है, कई जगह इसका उपयोग किया जाता है। गैस के गुब्बारों में आपने देखे होंगे हीलियम गैस भरी जाती है इन गुब्बारों में। तो गैस के गुब्बारों में इनका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो गैस होती है ये सबसे हल्की गैस होती है। लेकिन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इससे हल्की तो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस तो हीलियम से भी हल्की होती है, तो उसको क्यों हम गुब्बारों में नहीं भर सकते, क्यों हम बैलून्स में नहीं भर सकते हाइड्रोजन को। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ये एक ज्वलनशील गैस होती है और जो हीलियम गैस होती है ये हल्की होती है और अज्वलनशील होती है, यानी इसमें आग नहीं लगती। इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है बलून्स में भरने में। तो क्यों? क्योंकि ये हल्की भी होती है और अज्वलनशील भी होती है। अगर हम हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे तो ये हल्की तो है हीलियम से, बट ये ज्वलनशील गैस है, इसीलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। अब आगे जो इसका दूसरा यूज है ये किया जाता है गोताखोर के सिलेंडर में। तो जो गोताखोर होते हैं वो जब पानी के अंदर जाते हैं तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए होते हैं। तो उस सिलेंडर में कौन कौन सी गैस होती है, तो उसमें होती है O2 और H2, उसके साथ ही साथ He यानी हीलियम भी होती है, या केवल O2 और हीलियम, यानी O2 और हीलियम का मिश्रण उसमें भरा हुआ होता है। केवल और केवल ऑक्सीजन नहीं होती है उस सिलेंडर में, ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें हीलियम भी मिलाया जाता है, जो सिलेंडर गोताखोर यूज करते हैं समुद्र के अंदर जाने में या जल के अंदर जाने में। और अगर हम यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि हम कौन सी गैस लेते हैं, तो आप सभी लोग तुरंत बता देंगे कि सर हम O2 लेते हैं, O2 हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको और करेक्ट करना होगा कि हम केवल और केवल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं सांस लेने में, हम सांस लेने में एयर लेते हैं। और एयर में कई सारी गैसेस मिक्स होती हैं, केवल और केवल ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक ज्वलनशील गैस होती है। तो केवल ऑक्सीजन हम नहीं ग्रहण करते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो हम ऐसे कह देते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ और भी कई सारी जो गैसेज होती हैं वो उसमें मिली हुई होती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसी जगह आता है इसका थर्ड यूज, यानी जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, अस्थमा के जो मरीज होते हैं उनको भी जो मिश्रण दिया जाता है, यानी जो सांस के मरीज होते हैं, अस्थमा के मरीज होते हैं, उनको भी O2 और हीलियम का मिश्रण ही दिया जाता है।
यानी अस्थमा के पेशेंट को भी O2 और जो हीलियम है उसका मिश्रण दिया जाता है जब उसको ये दिक्कत होती है, अस्थमा की दिक्कत होती है। और इसके साथ ही साथ एक और यूज है, ये यूज़ नहीं है, ये हम बेसिकली कह सकते हैं कि ऑन दी सरफेस ऑफ सन H2 + He आर प्रेजेंट, यानी सूर्य की सरफेस में H2 और He ही वहाँ पर मौजूद होते हैं, यानी हीलियम और हाइड्रोजन ही वहाँ पर मौजूद होते हैं 3:1 के अनुपात में, यानी 3:1 के अनुपात में। जो सूर्य की सतह पर H2 और He पाए गए हैं, क्योंकि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया देखने को मिलती है हमको सूर्य में, तो वहाँ पर H2 और हीलियम ही पाए जाते हैं। तो ये हीलियम का काफ़ी यूज किया जाता है, हमारी डेली लाइफ में भी इसका यूज हमको देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर इस हीलियम गैस का यूज किया जाता है। तो गैस के गुब्बारों में किया जाता है, गोताखोर के सिलेंडर में किया जाता है, अस्थमा पेशेंट में किया जाता है, और साथ ही साथ सूर्य की सतह पर भी हीलियम गैस पाई जाती है। और इसका यूज पहले एरोप्लेन्स के टायर में भी किया जाता था। जो एरोप्लेन्स के टायर में जो हीलियम गैस का ही यूज किया जाता था, लेकिन अब हीलियम की जगह वहाँ पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है एरोप्लेन्स के टायर्स में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगली गैस की ओर, और अगली जो हमारी गैस है वो है नियॉन गैस। तो ये भी एक नोबल गैस है, और इसका जो यूज किया जाता है ये किया जाता है डेंजर सिग्नल्स को एडवर्टाइज करने के लिए। यानी कोई आपने सिग्नल देखे होंगे कि इधर की ओर मोड़ है, या अन्य जो संकेत हैं उनको दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डेंजरस सिग्नल हैं उनको डिनोट करने के लिए नियॉन गैस का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ कुछ अगर हमको एडवर्टाइज करना है नाइट में, हम इसको अच्छी तरीके से देख भी सकते हैं। आपने कई हाईवेज और अन्य जगह आपने देखे होंगे जो एडवर्टाइजमेंट सिग्नल्स होते हैं, इनमें भी यूज किया जाता है किसका, नियॉन गैस का ही यहाँ पर यूज किया जाता है। और उसके साथ ही साथ बीकन्स लाइटों में, बीकॉन्स लाइट्स में भी नियॉन गैस का ही उपयोग किया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि ये बीकॉन्स लाइट क्या होती है, तभी हम फिगर के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कौन सी लाइट्स को हम बीकॉन्स लाइट्स कहते हैं। वैसे आपको बता दें कि जो पुलिस की गाड़ी के ऊपर जो सायरन लगा हुआ तो जो लाइट लगी होती है उसे ही कहा जाता है बीकॉन्स लाइट, जो हमको एम्बुलेंस के ऊपर भी देखने को मिलेगी, पुलिस की गाड़ी के ऊपर भी देखने को मिलेगी। तो इन्हीं लाइट्स को कहा जाता है बीकॉन्स लाइट्स। और उसके साथ ही साथ नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है विसर्जन नलिका में। ये भी हमको, जो विसर्जन नलिका होती है ये भी हमको डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है ये भी प्रकाश देती है, तो इसमें भी यूज किया जाता है। यूज की जाने वाली जो गैस होती है वो यहाँ पर नियॉन का यूज किया जाता है। और उसके साथ ही साथ जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है इसमें भी यूज किया जाता है नियॉन का, और नियॉन के साथ आर्गन का भी यूज इसमें किया जाता है। तो दोनों जगह हम इसको पढ़ेंगे, आर्गन में भी जब हम आर्गन गैस पढ़ेंगे तो भी, यानी आर्गन और नियॉन दोनों के मिश्रण को यूज किया जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। और इसमें आर्गन की मात्रा हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में आर्गन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो चलिए फिगर के माध्यम से हम देखते हैं इन सभी के बारे में। जो नाम आपको थोड़े से अटपटे लग रहे हैं, बट आपने इन सभी लाइट्स को अच्छी तरीके से देखा होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बीकॉन्स लाइट्स, ये है बीकॉन्स लाइट्स, यानी जो आपको पुलिस की गाड़ी के ऊपर मिलेगी, एम्बुलेंस के ऊपर मिलेगी। तो इसमें किस गैस का यूज किया जाता है, नियॉन गैस का यूज किया जाता है। और ये है आपकी विसर्जन नलिका, यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब। विसर्जन नलिका है, इससे भी हमको प्रकाश मिलता है, और इसमें जो क्रियाएं होती हैं बेसिकली कैथोड क्रियाएं इसमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें भी यूज किया जाता है किसका, इसमें भी नियॉन गैस का ही यूज किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें भी यूज किया जाता है नियॉन गैस का। अब आगे देखते हैं। तो ये जो लाइट्स हैं ये हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये है फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो ये भी आपने लाइट्स देखी होंगी, इन सभी में यूज किया जाता है नियॉन प्लस आर्गन गैस का। दोनों ही नोबल गैसेज हैं, और जो मात्रा होती है आर्गन गैस की मात्रा ज़्यादा हमको देखने को मिलती है इन फ्लोरोसेंट ट्यूब में। तो ये फिगर के माध्यम से भी हमने अच्छी तरीके से देखा इन लाइट्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्गन गैस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी जो इसके उपयोग हैं, इंपॉर्टेंट उपयोग हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो जो आर्गन गैस होती है ये हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। हमारे एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सभी नोबल गैसों में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो गैस है आर्गन गैस।
तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी नोबल गैस पाई जाती है, तो वो है आर्गन गैस। आर्गन गैस हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और बात करें अगर इसके यूज में, तो इसका यूज किया जाता है आर्क वेल्डिंग में। आर्क वेल्डिंग में इसका यूज किया जाता है, और साथ ही साथ इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब में भी जो उसमें निर्वात प्रदान करने के लिए जो गैस का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, वो भी आर्गन गैस का ही यूज किया जाता है। और साथ ही साथ फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी इसका यूज किया जाता है, हमने अभी पीछे आपको बताया। और फिगर के माध्यम से एक बार फिर हम देख लेंगे, ये है फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसमें आर्गन का यूज किया जाता है। आर्गन ही ज़्यादा मात्रा में होती है और कुछ मात्रा में नियॉन गैस को भी मिलाया जाता है, तो दोनों गैसों का मिश्रण होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। तो ये आर्गन के यानी आर्गन गैस के कुछ यूज हैं, और ये बात आपको याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में पाई जाती है आर्गन गैस। अगर बात करें हम नोबल गैसेस की, तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, किस सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। अभी हमने फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में डिटेल में पढ़ा कि इसमें नियॉन का भी यूज किया जाता है, आर्गन का भी यूज किया जाता है। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो चारों ऑप्शन में आपको नियॉन भी दिखाई देगी और आर्गन भी दिखाई देगी, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आर्गन ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मिलती है, इसीलिए हमको ये कन्फर्म हो गया कि जो आंसर है वो आर्गन वाला ही ज़्यादा करेक्ट होगा, तो इसलिए नियॉन वाले ऑप्शंस को हम कैंसिल कर देंगे। अब इसमें आया है सोडियम ऑक्साइड, मरकरी वेपोर। तो हमें एक बार फिर कन्फ्यूजन आया कि सोडियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाएगा कि मरकरी वेपोर का यूज किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में आर्गन और मरकरी वेपोर का उपयोग किया जाता है, यानी पारद वाष्प का उपयोग किया जाता है इस फ्लोरोसेंट ट्यूब में। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, काफ़ी कंफ्यूजिंग और अच्छा क्वेश्चन है। और यहीं पर एक और क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्ट्रीट लाइट्स। आपने गलियों में लाइट्स देखी होंगी, स्ट्रीट लाइट्स देखी होंगी, आपकी भी गली में लगी होगी, जो कि येलो रोशनी देती है, यानी येलो लाइट्स प्रदान करती है जो स्ट्रीट लाइट होती है। तो ये येलो लाइट क्यों प्रदान करती है, किस सब्सटेंस के कारण इसमें पीला रंग आता है, इस लाइट्स में पीला रंग आता है, तो ये भी आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है कि जो येलो यानी जो स्ट्रीट लाइट्स में जो येलो कलर होता है वो होता है सोडियम वेपोर के कारण। सोडियम वेपोर के कारण इस स्ट्रीट लाइट्स में येलो कलर हमको देखने को मिलता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं अगली नोबल गैस के बारे में, जो कि है क्रिप्टॉन गैस। तो क्रिप्टॉन गैस ये भी एक नोबल गैस है और इसका यूज किया जाता है लेजर बनाने में, क्योंकि कई सारी तरंग दैर्घ्य इसमें देखने को मिलती हैं, इसीलिए इसका यूज किया जाता है लेजर बनाने में। और साथ ही साथ पहले जो कैमरा होता है, कैमरा की जो फ्लैश लाइट होती है, आपने देखी होगी कैमरे की जो फ्लैश लाइट होती है उसमें पहले यूज किया जाता था क्रिप्टॉन गैस का। पहले क्रिप्टॉन गैस का यूज किया जाता था, बट अब क्या है, अब इस समय यानी वर्तमान में इसमें जीनॉन गैस का उपयोग किया जाने लगा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर बात पहले की जाए तो पहले जो कैमरे की फ्लैश लाइट में यूज किया जाता था क्रिप्टॉन गैस का, बट अब यूज किया जाता है जीनॉन गैस का। तो इसका छोटा सा एक ही उपयोग है जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले गैस की और, जो कि है जीनॉन गैस। तो जीनॉन गैस में क्या है, तो जीनॉन गैस एक ऐसी गैस है जिसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है इस जीनॉन गैस को। और ये जो गैस होती है ये बॉन्ड बनाती है किसके साथ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जो जीनॉन गैस होती है वो बॉन्ड बनाती है, क्यों, ड्यू टू ग्रेटर साइज एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कम आयनन ऊर्जा और एक बड़े साइज के कारण ये बॉन्ड बनाती है फ्लोरीन से और ऑक्सीजन से। और ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन से ही क्यों बॉन्ड बनाती है, तो इसका भी एक रीज़न है कि ये जो दोनों जो तत्व हैं यानी फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। इसीलिए
जो जीनॉन है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन से ही बॉन्ड बनाती है। और इससे बनने वाले कुछ बॉन्ड्स के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो ये फ्लोरीन के साथ जीनॉन F2, जीनॉन F4 और जीनॉन F6 जो बॉन्ड है वो बनाती है, और O के साथ जीनॉन O3। तो ये कुछ बॉन्ड है, कुछ एलिमेंट हैं जो जीनॉन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन, इसलिए इनसे बॉन्ड बनाती है जीनॉन गैस। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी ऐसी नोबल गैस है जो बॉन्ड भी बनाती है? तो ये गैस है जीनॉन गैस। तो ये भी आपको याद रखना। बढ़ते हैं लास्ट गैस के ऊपर, जो कि है रेडॉन गैस। तो रेडॉन गैस क्या होती है? तो ये एक रेडियो एक्टिव गैस है। तो नाम से आप याद रखना इसको, कौन सी ऐसी नोबल गैस है जो रेडियो एक्टिव गैस है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बताएंगे कौन सी गैस? रेडॉन गैस। और देखिए रेडॉन के नाम में ही रे आ रहा है, यानी रेडॉन रेडियो एक्टिव। तो सेम नेम लग रहा है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं कि कौन सी नोबल गैस है जो रेडियो एक्टिव गैस है। तो वो गैस है रेडॉन गैस। रेडॉन गैस एक रेडियो एक्टिव गैस है और इसका यूज किया जाता है रेडियो थेरेपी में। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों की सहायता से जो थेरेपी की जाती है उसमें यूज किया जाता है रेडॉन का। और इसके साथ ही साथ ये रेडियो एक्टिव गैस भी है। और आपने पढ़ा होगा, जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि भूकंप की संभावना कब हमको देखने को मिलती है? जब रेडॉन की मात्रा वायुमंडल में जब बढ़ जाती है तो फिर ये समझ लीजिए कि भूकंप आने वाला है, यानी भूकंप की संभावना को प्रदर्शित करती है रेडॉन की मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ती है। क्योंकि रेडॉन क्या है? रेडियो एक्टिव गैस है, और जब इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगी यानी कि भूकंप आने वाला है, भूकंप की संभावना देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी इस रेडॉन का यूज़ किया जाता है भूकंप का पता लगाने में। तो ये ऑल ओवर पूरी गैसेस ही नोबल गैसेस ही जिनके बारे में मैंने पढ़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके यूजेस होते हैं जिनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। और अब हम देख लेते हैं जो ये अक्रिय गैसें हैं, इनको अक्रिय गैसें भी कहते हैं, नोबल गैसें भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। तो इनका वायुमंडल में मिलने का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है और सबसे कम कौन सी गैस मिलती है? तो देखिए इनका जो बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे कम जीनॉन गैस मिलती है, फिर क्रिप्टॉन, फिर हीलियम, फिर नियॉन और सबसे ज़्यादा आर्गन। तो ये वायुमंडल में मिलने का बढ़ता हुआ क्रम है इन नोबल गैसेस का। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में आर्गन गैस मिलती है, फिर नियॉन मिलती है, फिर हीलियम मिलती है, फिर क्रिप्टॉन मिलती है, और सबसे कम जीनॉन गैस मिलती है हमारे वायुमंडल में। तो ये ऑल ओवर टॉपिक था नोबल गैसेस का रिलेटेड। अब कुछ और गैसेस हमारी बची हुई हैं, यानी ये तो हमारी नोबल गैसेस थी जो कंप्लीट हो गई। और साइंस स्पेशल की अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अन्य गैसें हैं, जैसे टीयर गैस, LPG, CNG, PNG, और उसके साथ ही साथ अन्य जो गैसेस हैं, गोबर गैसेस हो गई, मीथेन हो गई, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।